तो स्वागत है आपका neetuzhihindi.com पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 9 जैव अणु के भाग 2 के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था भाग 1 में, जहाँ पे हमने रासायनिक संगठनों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, जिसमें हमने कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण किया था। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अकार्बनिक पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो पार्ट 2 होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रासायनिक जो है पदार्थों का विश्लेषण करना, किसमें अकार्बनिक रसायन पदार्थों का विश्लेषण करना है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हमें पत्ती लेना पड़ता है, मतलब लिप्स लेना पड़ता है, और फिर हमें लीवर यानी कि यकृत का टुकड़ा लेना पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, लिप्स यानी कि पत्तियाँ और लीवर के टुकड़े, ये दोनों शुष्क मतलब इनका ड्राई हो, मतलब ये सूखा शुष्क अवस्था में हो, या ये ना हो कि ये क्या हो, भीगे हों, मतलब इनमें पानी की अवस्था, पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा हो तो आप इन्हें सुखा लें। इसके बाद इन्हें हम क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शुष्क भार किसे कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ का उसमें से नमी को वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा जब उड़ा दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसे हम शुष्क भार कहते हैं। जो बचा हुआ जो भार होता है उसे शुष्क भार कहते हैं। तो शुष्क भार करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा कार्बन जो पदार्थ होंगे वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में चला जाएगा, और जो हमें बचा हुआ पार्ट होगा वो भस्म यानी कि राख के रूप में बच जाएंगे, और उसमें हमें कुछ खनिजों का अथवा कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण करने को मिलेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भंजक विधि कहते हैं। और इस प्रक्रिया के तहत हम अकार्बनिक पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमें क्या क्या मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और भी बहुत सारी अकार्बनिक पदार्थ मिलेंगी। आपको एनसीईआरटी में ये एक टेबल दिया गया है कि जब जीवित ऊतक अथवा कोशिकाओं का रासायनिक विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हमें कौन कौन सी जो अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, या कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थों से मिलके ऊतकों का निर्माण होता है। तो पहला है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, वाटर यानी कि जल, सोडियम क्लोराइड, कुछ यौगिक भी हैं। यौगिक मतलब ये तो सारे आयन हो गए, और ये क्या है, यौगिक हैं। बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड यानी कि ये सारे आपको यौगिक के रूप में मिल गए। तो ये रहा हमारा अकार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कैसे करते हैं, और उसके जो कोशिका है या ऊतक हैं उसके अकार्बनिक पदार्थ के कौन कौन से घटक ऊतक में पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो इस पीडीएफ को आप फिर से पढ़ सकते हैं। हाँ, और एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 जो दिया गया है उसे ज़रूर रीड करें। एक टेबल के बगल में एक छोटी सी पतली सी पैराग्राफ बनाई गई हैं, उसे आप ज़रूर पढ़ें। वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद, तब आपको बहुत अच्छे से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा सेल होता है, कोशिका होता है, उसमें जो कोशिका का जो औसतन जो संगठन होता है, किस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कोशिका में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एक टेबल दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत मात्रा होती है किसी भी कोशिका में, वो जल की होती है, जो कि 70 से लेके 90% तक होती है। उसके बाद प्रोटीन होती है जो कि 10 से लेके 15%, फिर कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड जो होती हैं 2% होती हैं, और जो न्यूक्लिक अम्ल
होती हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होती हैं, वो 5 से 7% और आयन जो होते हैं 1% होते हैं। तो अभी हमने जो अकार्बनिक रसायन पढ़ा, उसमें जो ये आयन पढ़ा, इस आयन की जो मात्रा होती है टोटल हमारे बॉडी में होती है 1%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जल की, उसके बाद मात्रा होती है प्रोटीन की, उसके बाद मात्रा होती है किसकी? उसके बाद मात्रा होती है न्यूक्लिक एसिड की, जो कि 5 से 7% पाई जाती है। आप देख ही सकते हो। तो इसमें जल, इसमें क्या है? जल सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रोटीन, ओके, ठीक है। प्रोटीन के बाद क्या? प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक अम्ल और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का स्थान आता है। ये तो आपका रहा एक टेबल। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचयज, मतलब क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम उपापचय क्रिया के बारे में जानते हैं। उपापचय क्रिया क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होता है। बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को बनाए रखने के लिए साधारण अभिक्रियाओं को या साधारण प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? उपापचय की क्रिया होती हैं। और इन्हीं उपापचय की क्रिया के बाद एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे उपापचयज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो प्राइमरी उपापचय जो होती हैं, ये जो होती हैं शरीर की जो आधारभूत उपापचय में अभिक्रियाओं में शामिल होती हैं, जैसे कि विकास एवं वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये मतलब डायरेक्ट रूप से क्या होते हैं? सहभागी होते हैं या भागीदार होते हैं। प्राथमिक उपापचय या उपापचयन की क्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि वृद्धि एवं विकास। जो प्राथमिक उपापचय के कुछ उदाहरण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: अमोनिया अम्ल, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट एवं अल्कोहल। ये क्या है? प्राथमिक उपापचयज के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं कि द्वितीयक उपापचयज किसे कहते हैं। तो द्वितीयक उपापचयज क्या है? तो द्वितीयक उपापचयज वैसी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि संश्लेषित किए जाते हैं पौधे के द्वारा, फंजाई के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो कि इनके वृद्धि एवं विकास में सहायक नहीं होते हैं तथा यह बाहरी पदार्थ के रूप में काम करते हैं। मतलब ये जितने सारे जो द्वितीयक उपापचय जो देते हैं, ये इनके बाहरी जो पदार्थ होते हैं उनके रूप में होता है। ये इनके लिए कोई काम नहीं होता। अब जैसे कि आप पूछोगे कि अगर आम का पौधा, एक आम का पेड़ अगर आम फलता है तो क्या उस आम को खाएगा? नहीं खाएगा। वह एक प्रकार का जो साइड प्रोडक्ट है, मतलब बाहरी उत्पाद है, वो लोगों के लिए हैं, मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं, मनुष्यों के सहायता के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं, उनके पोषण के लिए हैं। तो क्या हुआ? जो द्वितीयक उपापचय हैं ये उस जीव के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि पारिस्थितिकी के लिए, उसके पर्यावरण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो क्या लिख रखा है? यह सीधे रूप से विकास एवं वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी क्रिया जैसे कि सुरक्षा, चिकित्सा आदि में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि वर्णक, ड्रग्स, टॉक्सिन, आवश्यक तेल इत्यादि। हमने अभी आपको बताया, अगर कार्पिन का हम तेल निकालते हैं तो क्या कार्पिन का तेल, कार्पिन के पौधे को अरंडी का पौधा बोला जाता है, अरंडी का पौधा बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, मतलब सामान्य भाषा में। तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है उस पौधे का, लेकिन उस तेल का उपयोग हमारे जो मानव जीवन है उसमें किया जाता है, ठीक है। ये जो होती हैं, जो द्वितीयक उपापचय जो होती हैं, ये कभी कभी विषैली हो जाती हैं, खतरनाक हो जाती हैं। तो आइए एक एनसीईआरटी के जो फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से हम कुछ द्वितीयक उपापचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी प्राप्त में पहला है वर्णक, ठीक है। वर्णक के कौन कौन से उदाहरण हैं? कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन आदि। ये सभी आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में क्या क्या आते हैं? मॉर्फिन आते हैं, कोडेसिन आते हैं, इत्यादि आते हैं। टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स में क्या आते हैं? मोनोटार्पिस आती हैं और डाइटार्पिस आती हैं। आवश्यक तेल में आती हैं नींबू घास तेल इत्यादि आती हैं। टॉक्सिन में आती हैं एम्ब्रीन और रेजिन आती हैं। लैक्टिन्स में क्या आती हैं?
कॉनकेवलिन ए आती हैं और ड्रग्स में क्या आती हैं, विनब्लेस्टिन और कुरकुमिन आती हैं। आपने कुरकुमिन का अभी कुछ दिन बहुत पहले नाम सुना होगा, जो कि हल्दी का पेटेंट है। कोविड के टाइम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था, अमेरिका के द्वारा इसे पेटेंट कराया गया था। और कुछ बहुलक पदार्थ हैं यानी कि पॉलीमर्स हैं, ये क्या होते हैं, पौधे के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा रबर का। एक रबर नामक पेड़ से उसके लेटेक्स से मतलब उसके गोंद से प्राप्त किया जाता है। उसको ना ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। गोंद और सेल्यूलोज ये क्या है, ये सारे क्या हैं, द्वितीयक उपापचयज के उदाहरण हैं। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसका PDF आप लिंक से ज़रूर डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।